ये है जिंदगी अनफिल्टर। यहाँ आपको मिलेगा रियल लाइफ स्टोरीज, स्ट्रगल और इमोशन बिना किसी फिल्टर की। आज हम मिलने वाले हैं सुधा शर्मा जी से, जो पहली गृहिणी थी और अब भिलाई की प्रसिद्ध समाज सेविका है। सुधा शर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। आप बताइए आपका एजुकेशन और आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं सुधा शर्मा जी। मेरा बर्थ भिलाई में ही हुआ। वैसे हमारा नेटिव प्लेस मथुरा है। यूपी की रहने वाली हूँ। पापा यहाँ सर्विस करने आ गए थे भिलाई स्टील प्लांट में। जी। तो फिर यहाँ मेरा बर्थ और यही मेरा पूरा पढ़ाई लिखाई कॉलेज सब यहीं से मैंने भिलाई में किया। फिर मेरी शादी भी भिलाई में हो गई। और आपने एजुकेशन में क्या किया हुआ है, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने हमारे समय में 11th बोर्ड होता था। ओके। तो मैंने गर्ल्स स्कूल सेक्टर 2 से 11th तक पढ़ाई की। उसके बाद मैंने बीएससी किया कल्याण कॉलेज से। जी। फिर एमए बीएससी के बाद मैं मनचाहे सब्जेक्ट में मुझे एमएससी नहीं मिली, तो फिर मैंने एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया। और आपने बीएड किया हुआ और है? उसके बाद मैंने कल्याण कॉलेज से ही बीएड किया। मतलब सेक्टर 2 स्कूल से निकल के फिर मेरा पूरा एजुकेशन कल्याण कॉलेज से ही हुआ। सारी चीज सेक्टर में हुई है। शादी भी सेक्टर में हुई है? शादी भी सेक्टर 7 में हो गई। ओके। और बीएड करने के बाद आपका कोई जॉब वगैरह, आपने ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी देखी कि आपका क्लियर था कि आपको हाउसवाइफ ही बनना है? नहीं, मेरा क्लियर था कि हाउसवाइफ बनना है, शादी करनी है, बच्चों को बड़ा करना है और उनके साथ रहना है। पर जैसे बीएड करके निकली थी तभी मुझे एक ऑफर आ गया था, घर बैठे ऑफर आ गया था कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के लिए। तब मैंने वहाँ पे बायो की क्लासेस ली थी, 2-3 महीने ली थी। और उसी समय मैंने सरस्वती शिशु मंदिर सेक्टर 4 ज्वाइन किया था। उसमें भी 3 महीने। उसके बाद क्या हुआ, मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। तो फिर मुझे सब छोड़ करके फिर मम्मी को संभालना पड़ा। आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा टफ डिसीजन अभी तक का क्या रहा है? मेरी लाइफ का सबसे टफ डिसीजन है कि मेरे ट्विंस बच्चे थे। मतलब प्रेगनेंसी में पता चल गया था ट्विंस बच्चे हैं, और मेरी एक जिठानी है जिनके बच्चे नहीं थे। तो सब लोगों ने कहा कि उसके तो बच्चे नहीं है, तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं। हर कोई एक ही बच्चा सोचता है ना, होगा तो तुम्हारे 2 बच्चे हैं तो उस बच्चे को दे देना। पहले तो मुझे बहुत बड़ा नहीं लगा, पर जब बच्चा हो गया उसके बाद उसे मुझे देना वो थोड़ा सा है। तो बेबी होने से पहले आपने डिसीजन ले लिया था? जी हाँ, कि मेरा जो भी हेल्दी बच्चा होगा वो उनको देंगे, वो लड़की हो या लड़का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और भगवान ने मुझे फिर दोनों बेटे दे दिए, तो फिर जो हेल्दी बच्चा था मैंने उनको दे दिया। आपकी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन और सबसे अच्छा डिसीजन टॉप के साथ साथ। आपका घर संभालने का डिसीजन, जो आपको जॉब नहीं करना था और आपको घर संभालना था, ये डिसीजन आपके लिए कितना इजी था, कितना चैलेंजिंग था? नहीं, हमारे समय में हम लोग बहुत कैरियर ओरिएंटेड नहीं रहे थे। हम लोगों की जो परवरिश हुई ना, उसका बेस ही यही था कि हमको पढ़ लिख करके एक फिर अच्छी लड़के से हमारी शादी हो जाएगी। हमारा एजुकेशन का मतलब सिर्फ यही था कि बोलते ना कि यदि माँ शिक्षित है तो पूरा परिवार शिक्षित रहता है। तो मुझे ये था कि मैं पढ़ी लिखी रहूंगी तो मेरे बच्चों को मैं अच्छा एजुकेशन दे पाऊंगी और उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। और फिर मेरे बच्चों ने 10th तक कोई ट्यूशन भी नहीं किया। अच्छा, आपने उन्हें घर में पढ़ाया? घर में पढ़ते थे मम्मी की मार खा खा के, तो ऐसा था। ओके। और अभी आप सोशल वर्क में बहुत एक्टिव हैं भिलाई में, तो ये जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? ये ऐसा हुआ कि बच्चे बड़े हो गए तो पढ़ने के लिए बाहर चले गए थे, बेटी भी और बेटा भी। फिर मैं अकेले हो गई थी, तो टाइम पास कैसे करती मतलब जज्बा था कि सोशल वर्क कर, जब भी समय मिलेगा मुझे अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होंगी तो मैं सोशल वर्क करूँगी। तो जब ये बाहर चले गए तो मुझे भरपूर टाइम मिलने लगा। तो फिर मैंने हमारी फरीदा दीदी हैं उनके साथ में, मतलब उन्होंने निःशुल्क सिलाई वगैरह क्लासेस लेती थी, पेंटिंग क्लासेस लेती थी, तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर थी। उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मतलब मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। और फिर ईश्वर ने वो मौका भी दे दिया कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो फिर हम लोग साथ में स्टार्ट किए और उसके बाद छोटे छोटे प्रयासों से पहले इतना बड़ा आज हम जिस मुकाम पे, हमारा जो सुकृति सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी हमारा जो एनजीओ है, हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो सोचा नहीं था
कि हम इस मुकाम पे पहुंच जाएंगे। हमारे प्रयास छोटे छोटे ही खुशियां थी, छोटा काम कर दिए उसी में खुश हो जाते थे, और वो करते करते हम लोग 2 से 4 हुए, फिर ऐसे बहुत कारवां बना बहुत बड़ा, फिर अभी हम लोगों का बहुत अच्छे से चल रहा है। और आप लोग के ये सुकृति वेलफेयर सोसाइटी में क्या काम करते हो आप लोग? हमारा मेन उद्देश्य इसमें जो बच्चियां हैं, लड़कियां, उनकी शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान समाज है, तो बेटों की पढ़ाई के लिए तो वो कहीं से भी कैसे भी मैनेज करेंगे, और बेटियों को पीछे कर देते हैं कि तुम रहो, 1 साल बाद चली जाना या 2 साल बाद पढ़ लेना, उनको लेट। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि उन बच्चियों को हम लोग फीस पे करें और पढ़ाएं अपनी। इसके अलावा स्वीकृति वेलफेयर सोसाइटी, इसके अलावा और आप किन संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, और आप भिलाई महिला समाज से भी जुड़ी हुई हैं, तो उस सफर के बारे में थोड़ा सा बताइए। हमने घर शिफ्ट किया था, हम सेक्टर 9 आए थे, सेक्टर 7 से जी। तो यहाँ पे हमारे पड़ोस में ही सविता भाभी थी, जो उस समय भिलाई महिला समाज सेक्टर 9 की सेक्रेटरी थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाभी आप ज्वाइन कीजिए, तो मैंने ज्वाइन किया। फिर ऐसा हुआ कि 4 साल बाद मैं खुद सेक्रेटरी बन गई भिलाई महिला समाज की। और उसके बाद शायद मुझे मेरी मैडम लोगों ने बहुत पसंद किया, तो फिर मुझे मेंस कमेटी में शामिल किया। तो फिलहाल मैं जो हमारी भिलाई महिला समाज की 12 लोगों की मैंने वर्किंग कमेटी होती है, जो पूरे भिलाई महिला समाज के जो काम हैं, जैसे वहाँ दस्ताना बनते हैं, स्टेशनरी बनती है, मतलब 120 वर्कर भिलाई महिला समाज के यहाँ काम करते हैं, इतना बड़ा एनजीओ है। तो उनको काम देना हम लोगों का रहता है, जैसे तो बस हम लोग सुपरविजन करते हैं, बाकी तो हम मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं, सब बने हुए हैं। आप लोग की कमेटी मतलब उनको पूरा गाइड करना, देखना और वो सब चीजें करती है। तो हमारे मसाले बनते हैं शुद्ध, मैंने आटा और जितने भी मसाले हैं, दलिया वगैरह, वो सब बनाया जाता है। और स्टेशनरी में जितने रजिस्टर हैं, बीएसपी में जो यूज होते हैं वो। अच्छा, ये सारे सामान बीएसपी में यूज होते हैं? हाँ, बीएसपी हमें सामान देती है। अच्छा। और हमारे यहाँ से वर्कर जो काम करके देते हैं, फिर वो यूज। और मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक वो माने डिपार्टमेंट होता है, महिला उत्पीड़न करके। तो यदि किसी भी वर्किंग प्लेस में या घरेलू महिला उत्पीड़न जो भी है उसमें करा जाए, तो वहाँ की मैं जूरी मेंबर हूँ। मतलब वो क्या होता है, 3 तो वहाँ के बोर्ड के रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के रहते हैं, और एक उनको किसी एनजीओ का चाहिए। तो मैं दुर्ग की भी हूँ और भिलाई की भी हूँ, दोनों जगह की हूँ। तो मुझे ये बताइए, अब तो बच्चे बड़े हो गए, बाहर चले गए, उनका कोई टेंशन नहीं है, अब मतलब आप अपने लाइफ का पूरा टाइम सिर्फ इसी काम में देती है? हाँ, घर भी देखती हूँ और उसके साथ साथ ये भी देखती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून देता है। मतलब अभी लगता है कि मेरा जो जीवन है सफल है और बहुत अच्छा लगता है। तो आप ये काम करते तो आपको घर से कोई किसी तरह का ऑब्जेक्शन या ये नहीं होता कि आप इतने कामों में बाहर हैं? आपको सपोर्ट मतलब घर से कैसे मिलती है? नहीं, मैं आज जहाँ तक हूँ उस पर फुल सपोर्ट तो मेरे हस्बैंड का है। यदि वो मुझे कोऑपरेट नहीं करते तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकल पाती। तो वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। कहीं यदि हमें ज़रूरत भी है, हम नहीं जा पा रहे हैं, तो वो बाकायदा हमें लेके भी जाते हैं, हमारे पूरे ग्रुप को भी लेके जाते हैं। हम लोग एक बार पुरई में गए थे, वहाँ था कि छोटे बच्चों माने स्पोर्ट्स वाले बच्चों को हम लोगों ने सोचा था कि कुछ गिफ्ट किया जाए, तो टी शर्ट्स हम लेके गए थे। अब पुरई हमें पता ही नहीं था कहाँ है, कैसे जाएंगे, मतलब हम लोग 5-6 लोगों की टीम गई थी, तो मेरे हस्बैंड हमें लेकर के गए थे। हस्बैंड की तरफ से भी आपको पूरा सपोर्ट? वो लोग घर संभालते हैं और या घर संभालने के लिए अपने करियर से ब्रेक लेते हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है कि वो अपने घर को कैसे, मतलब आपसी जो रिलेशंस होते हैं घर में, उसको वो लोग कैसे संभालें, कैसे बांध के रखें? नहीं, जो भी जैसे एक वर्किंग लेडी है और उसे यदि लग रहा है कि वो कब छोड़ेगी अपना काम, जब उसे लगेगा कि वो दोनों में तालमेल नहीं बैठा पा रही है, तभी छोड़ेगी, वरना वो नहीं छोड़ेगी। तो यदि वो छोड़ती है तो उसको इस चीज को दिल से स्वीकारना चाहिए। हमेशा यदि वो ये जताती रहेगी कि मैंने इसके लिए छोड़ा, ये गलत है। क्योंकि यदि हम कुछ भी करना चाहते हैं तो मैनेज करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो अपना काम मैनेज करते हैं, वैसे उनको मैनेज करना चाहिए। तो इसके ऊपर किसी को दोष नहीं देना चाहिए, तो उस चीज को एक्सेप्ट करके या आप तालमेल बिठा के कर सकती हैं काम, तो फिर एडजस्ट कीजिए। और जो हाउस वाइफ है प्योरली, अभी कहीं नहीं कुछ कर रही हैं, उनको आप
क्योंकि प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो उनके घर में भी होती हैं, ज़रूरी नहीं है जो वर्किंग हो उनके घर में हो, तो उनके लिए आपका क्या सलाह रहेगा? क्योंकि आपने इतने साल शादी के अच्छे खासे मैनेज किए हैं सारा काम करते हुए तो आपका क्या सजेशन है? मेरा हाउसवाइफ के लिए सजेशन है कि ये जरूरी नहीं है कि हम बाहर जाएंगे तभी हम अपना जीवन अच्छे से जी पाएंगे। यदि हम हाउस वाइफ हैं, हमें नई बॉन्डिंग्स हैं, हम नहीं बाहर निकल सकते हैं, तो भी ना हम घर में खुद ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें। जैसे किसी को गाने का शौक है, वो गाना गाए ना, घर में गा सकता है, उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जी। कभी उसकी शौक रहे होंगे सिलाई कढ़ाई बुनाई करने के, वो उनको करे। कई लोग बहुत अपने समय में बहुत पढ़ने में होशियार थे, अच्छा पढ़ते भी थे, लिखते भी थे, तो अभी उनके पास टाइम है तो कुछ लिखें। पेंटिंग का शौक है, पेंटिंग करें। मतलब वो अपने जीवन को कैसे अच्छा बेहतर बना सकते हैं, और जो उनकी प्रतिभा छुपी हुई थी, जो समय अभाव के कारण या घर में इतना बिजी रहते थे, नहीं दे पाए थे, तो उनको वो जीवन अभी जीना चाहिए, अपनी मर्जी का काम करना चाहिए, खुश हो। परफेक्ट डे कैसा होता है जो आपको खुश करता है अंदर से? परफेक्ट डे डेली ही रहता है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि किसी दिन स्पेशल ऐसा, क्योंकि एक रूटीन फिक्स रहता है। पर जब हम किसी काम के लिए जाते हैं, जैसे हमारा किसी सोशल वेलफेयर के साथ हम जाते हैं, कहीं बच्चों के साथ मिलने जाते हैं, उस दिन बहुत सुकून मिलता है और बहुत मजा भी आता है उनके साथ और इंटरेक्ट होते हैं। तो अच्छा, क्वेश्चन और जो अभी यंग लड़कियां हैं, यंग लेडीज हैं जो शादी कर रही हैं या नहीं भी करना चाह रही हैं, कर रही हैं तो बहुत जल्दी उनके मैरिजेस ब्रेक हो रहे हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है, या वो आप अपनी तरफ से उनको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं जो ये चीज़ या तो ना हो, या वो आपकी बात से कुछ चीज़ समझे और अपनी घर को बना बना के रखें? देखिए, आजकल सभी बच्चे, लड़की हो चाहे लड़का, सब कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं। तो यदि आप सिर्फ कैरियर को ही देख ये करके चलना चाहेंगे, तो स्वाभाविक है कि घर टूटेंगे, क्योंकि लड़का तो अपना कैरियर कर रहा है और लड़की भी अपना कैरियर बना रही है। तो जब दोनों ही कैरियर बनाने लगेंगे, तो हम ये मानते हैं कि औरतों के अंदर बहुत सारी पावर होती है। पावर होती है मतलब सहन शक्ति भी होती है, और वो एक साथ 3-4 कामों को मैनेज करके आगे बढ़ जाती हैं, जबकि लड़के लोग उतना नहीं कर पाते। मैं ये नहीं बोलूंगी कि 100% नहीं करते हैं, करते हैं बहुत सारे, पर वो एक जो परफेक्शन होता है वो लड़कियों के कामों में होता है। ये आप लोग इस चीज को मानेंगे? तो वो जो चीज है ना, लड़कियों को ये चीज होना चाहिए कि ये ना हमारी, मतलब हम क्यों करें, ये भाव नहीं आना चाहिए। इसको आप ग्रेसफुली लो ना कि हमारे अंदर वो चीज है कि हम इतने अच्छे से मैनेज करते हैं। बराबरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लड़कियां हमेशा लड़कों से ऊंची ही रहती हैं, बस उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि लड़के हमारे से ऊंचे हैं, पर ये गलत है। यदि आप उसमें जाएंगे तो आप देखिएगा कि लड़कियां ही ऊंची रहती हैं। तो उनको इस चीज को समझना है कि हमारी बराबरी लड़के कभी नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर जो टैलेंट है एक साथ बहुत सारी चीजों को मैनेज करने का, उसको हमको बना के रखना है, जो पहले भी औरतें करती थी। अभी आप क्या कर रहे हैं, बराबरी के चक्कर में जो आपके अंदर प्रतिभा थी उसका भी सर्वनाश हो रहा है। अब क्योंकि समझौता समझौता नहीं बोल सकते हैं, एक घर को चलाने के लिए एक झुकेगा एक नहीं झुकेगा, तभी होगा। बैलेंस तो हमको बना के चलना है। तो फिर तो मैं ये बोलूँगी, यदि आप बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हैं और आप फैमिली को पूरा समय नहीं दे पाते हैं, तो बेस्ट है कि आप शादी ना करें। पर यदि फैसला ले रहे हैं कि हमें शादी करना है, जो लड़कियां शादी करती हैं और उसके बाद जो घर टूटते हैं, मैं उस पर 100% लड़कियों की भी दोष नहीं दे रही हूँ और लड़कों का भी दोष नहीं दे रही हूँ, क्योंकि किसी भी काम के लिए दोनों बराबर जिम्मेदार होते हैं। आप ये नहीं बोल सकते लड़के की ज्यादा गलती थी कि लड़की की गलती थी, नहीं। एक की गलती होगी, एक बहुत अच्छा होगा, तो लड़ाई होगी ही नहीं ना। गलतियां तो दोनों तरफ से होती हैं, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो ये है कि आपसी समझ से उसको निपटाना चाहिए। उसके लिए बहुत ज्यादा कलेश करने की कोई जरूरत नहीं है इतना। और अभी तो डिवोर्स इसीलिए तो, क्योंकि आप बराबरी करने लग रहे हैं ना। आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि हम तो इनसे ऊंचे थे, क्यों हम अपने स्तर को नीचे गिरा रहे हैं? और इस क्वेश्चन से मुझे एक क्वेश्चन याद आया। आप इसमें अगर आप लोगों का नहीं पट रहा है,
या जो पेरेंट्स अगर अरेंज मैरिज करवा दे रहे हैं, बच्चे नहीं करना चाह रहे हैं और उसका नतीजा अभी जो मर्डर्स हो रहे हैं शादी के बाद, लोग मतलब उनको ये इजी लग रहा है कि हम डाइवोर्स होके अलग हो जाए या मैं उसे मार दूं। लोगों का मतलब मेंटालिटी अभी ऐसा हो गया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो या फिर आप क्या बताना चाहते हो? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि लड़का लड़की दोनों ही पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और अपने अपने जीवन को जी रहे हैं, तो बेहतर है। यदि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहा है तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि लड़की को घुट घुट के जीना चाहिए, नहीं, उसे भी आज़ादी से जीने का अधिकार है, जैसे हम पुरुषों को देते हैं, ये जी सकते हैं। ऐसी औरतें भी आज़ादी से रहें, और नहीं जम रहा है तो अपना अलग से सेटल करें, और इतना गट्स रहना चाहिए कि हम अच्छे से अपनी लाइफ को, क्योंकि आप एक जगह से निकल के दूसरी जगह यदि गलत रास्ते पे जा रहे हो तो वो ठीक नहीं है। आप अपनी डिग्निटी के साथ आप सर्वाइव कीजिए, तो लोग Decision भी, आपका सही समाज है। इसको एक्सेप्ट करता है। तो ये हमारे पॉडकास्ट का आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप अपने फ्यूचर को कैसा देखती हैं? आपके क्या सपने हैं? आप क्या करना चाहती हैं? मैं, जो हमारा सामाजिक कार्य चल रहा है, जो बच्चियों के लिए कर रहे हैं, हम लोग वृद्धाश्रम में भी जा कर के मदद करते हैं। कहीं कहीं बहुत जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मतलब राशन तक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हम उनको भी राशन देते हैं। तो वो काम हम लोग करें और अच्छे से करें। अच्छा, इस काम के लिए आपके पास जो पैसे आते हैं, वो आपको गवर्नमेंट देती है या आप लोग सेल्फ कंट्रीब्यूशन करके करते हैं? नहीं नहीं, हम अभी तक तो हमने गवर्नमेंट से कभी कोई मदद नहीं ली है। जैसे हमारा एनजीओ रजिस्टर्ड है, हमारे 40-45 मेंबर्स की पूरी टीम है, तो जब भी हमें इस टाइप की कुछ भी सामाजिक कार्य की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग अपने तरफ से ही कंट्रीब्यूट करते हैं। जो जितना दे सकता है उतना स्वेच्छा से देता है, और उसी बजट के अंदर हम लोग अपना काम करते हैं। चलिए, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ये था जिंदगी अनफिल्टर की एक कहानी। अब मिलेंगे नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।